हेलो माँ, मैं और अविनाश आ रहे हैं आज आपके पास। हनीमून से वापस आई रोहिणी चहकती हुई अपनी माँ से बोली, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ ठीक है सुनकर उसका उत्साह थोड़ा कम पड़ गया। शादी के बाद पहली बार वो अपने पति के साथ मायके आ रही थी, लेकिन उसकी माँ को जैसे कोई खुशी नहीं थी। रोहिणी को लगा शायद माँ थकी होंगी तभी ऐसे बात कर रही हैं। खैर अगले दिन 5 घंटे के सफर के बाद वो और अविनाश उसके मायके पहुंच गए, जहां रोहिणी ने सोचा था उसकी माँ खुश होकर मिलेगी, ससुराल के बारे में पूछेंगी, हनीमून के बारे में पूछेंगी। पर ये क्या, माँ और पापा ने औपचारिक तौर पर बात करी। माँ चाय नाश्ता देकर ये कहकर कमरे से चली गई कि रसोई में खाने की तैयारी करनी है, और पापा थोड़ी देर बाद करके अपने कमरे में अखबार पढ़ने चले गए। रोहिणी और अविनाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोहिणी को बहुत बुरा लगा। वो अविनाश को कमरे में बिठाकर माँ के पास रसोई में चली गई। रसोई में माँ के गले में बाहें डालकर मनुहार करती हुई बोली, क्या बात है माँ, आपने ढंग से बात भी नहीं की, मुझसे नाराज हो क्या? अरे क्या कर रही है, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से ये काम, पीछे हट जरा, कहते हुए रोहिणी की बाजुओं को गले से हटा दिया। रोहिणी की आंखें भर आई, फिर भी एक बार प्यार से पूछा, माँ खाने में स्पेशल क्या बनाया है? करेले की सब्जी, दाल, चावल और रोटी, माँ ने जवाब दिया। पर माँ, मैं करेले तो खाती नहीं, कुछ स्पेशल नहीं बनाया, जो बन पड़ा बना दिया, अब इतना काम नहीं होता, सीधा सपाट उत्तर देकर माँ अपने कमरे में चली गई। रोहिणी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। उसे याद आया, अभी शादी से पहले उसकी ताई की बेटी आई थी, अपने पति के साथ शादी के बाद पहली बार। माँ और पापा ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शाही पनीर, कोफ्ते, राजमा, पापड़, जाने माँ ने क्या क्या बना दिया था। आते वक्त वो अविनाश से कह रही थी, देखना मम्मी ने बहुत कुछ बनाया होगा, खाते खाते थक जाओगे, पर माँ खिलाना बंद नहीं करेंगी। पर यहाँ तो सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे वो दोनों अनचाहे मेहमान हो। खाने की टेबल पर बैठे तो दाल, चावल, एक सब्जी और रोटी देखकर अविनाश ने रोहिणी की तरफ देखा, मानो आंखों से पूछ रहे हो, कहाँ गई सारी डिशेज? रोहिणी ने आंखें नीचे कर ली। कहती भी क्या, कुछ कहने के लिए था भी नहीं। तभी अविनाश ने पूछा, मम्मी जी दही है क्या? मुझे खाना दही के साथ खाना पसंद है। नहीं दामाद जी, मैं और रोहिणी के पापा खाते नहीं तो घर में रखते भी नहीं। रोहिणी ने पापा की तरफ देखा, शायद वे ले आए, पर पापा निर्विकार अपना खाना खाते रहे। रोहिणी ने कहा, मैं ले आती हूँ, दुकान पास में ही है। पर अविनाश ने हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही खा लूंगा, रहने दो, और फिर खाना खाने लग गए। उसे याद आया, जीजू की फरमाइश पर पापा भरी धूप में गुलाब जामुन लेने चले गए थे, पर आज फरमाइश तो दूर की बात, एक दही भी ना ला सके। ऐसे भी क्या नाराजगी। भारी मन से खाना खाने के बाद रोहिणी ने कमरे में आकर सूटकेस से माँ के लिए सुंदर सी साड़ी और पापा के लिए वॉलेट और बहुत से छोटे मोटे उपहार लेकर माँ के पास गई। माँ ने उपहार लेकर सीधे अलमारी में रख दिए, एक बार खोलकर देखे भी नहीं। बस ये कहा, बेटियों से लेने से भार पड़ता है, दोबारा मत लाना। कहा उसने सोचा था कि वो मम्मी से बहुत सारी बातें करेगी, ससुराल की बातें बताएगी, हनीमून की बातें बताएगी, पर यहाँ आने से जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मम्मी पापा का व्यवहार देखकर लग रहा था यहाँ आकर गलती कर दी। तो क्या मम्मी पापा अभी तक मुझसे नाराज है? अविनाश बाहर टहल रहे थे, तभी जल्दी से अंदर आए और कहने लगे, रोहिणी घर से फोन आया था, मम्मी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, घर वापस जाना पड़ेगा। रोहिणी ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक बार भी ये नहीं कहा कि तू अभी तो आई है, दामाद जी को जाने दे, तू यहीं रुक जा। पनीली आंखें भारी दिल लिए वो गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सड़क पर सरपट भाग रही थी। रोहिणी सारे रास्ते बस बाहर की तरफ देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। तभी गाड़ी झटके से एक होटल के सामने रुकी। रोहिणी चौंकती हुई बोली, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? घर नहीं जाना क्या? चल पड़ेंगे, अभी अंधेरा हो रहा है।
कल सुबह यहीं से चल पड़ेंगे। अविनाश सामान लेकर होटल चला गया। रोहिणी भी पीछे पीछे आ गई। अजीब पशु पेश में थी। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल के रूम में पहुंचकर अविनाश ने अपने लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी और रोहिणी के लिए चाय का ऑर्डर दे वॉशरूम चले गए। रोहिणी बिस्तर पर लेटकर मायके की बातें सोच दुखी हो रही थी। ऑर्डर आने पर दोनों पीने बैठे तो अविनाश ने बताया, मम्मी जी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे घर से क्यों ले आए? रोहिणी ने चौंकते हुए पूछा। ताकि तुम और न रो। मतलब ये कि जब से तुम्हारे घर गए हैं न किसी ने ढंग से बात की और न हमारे साथ बैठे। किचन में हो रही बात भी मैंने सुन ली थी। बहुत बुरा लगा। माना हमारी लव मैरिज है, पर शादी तो घर वालों की मर्जी से ही हुई थी ना। कोई भागकर तो शादी नहीं की हमने। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो आदर सत्कार न मिलने पर भड़क उठता, दुनिया भर के ताने सुनाता। सच में पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा शादी की थकावट है, पर एक बार गले लगाकर प्यार तो जता ही सकते थे। इतना कहकर रोहिणी अविनाश के गले लग कर रो पड़ी। इतनी देर से जो सैलाब उसके अंदर भरा था अविनाश के प्यार से टूटकर बह निकला। अविनाश बहुत देर तक उसे ऐसे ही गले लगाए सहलाता रहा और उसे दिलासा देता रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम उन्हें मना लेंगे, तुम परेशान ना हो। रोहिणी की आंखों से आज नींद कोसों दूर थी। अतीत की परछाइयां उसका पीछा कर रही थी। वो फ्रॉक किशन शर्मा जी की इकलौती संतान थी। माँ स्कूल में अध्यापिका थी। 2 गर्भपात होने के बाद रोहिणी उनकी गोद में आई थी। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई तो पापा ने यही नाम रख दिया था। बहुत प्यार करते थे उससे और साथ में बुनते थे बहुत सारे सपने। किशन जी डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी के चलते मेडिकल फीस का जुगाड़ नहीं कर पाए थे। फिर मन मार कर घर की गाड़ी चलाने के लिए टीचिंग प्रोफेसर चुन लिया। रोहिणी में वो अपने सपनों को जीवंत होते देखते थे। वो चाहते थे रोहिणी शहर की बेस्ट डॉक्टर बने। खिलौनों में डॉक्टर किट जरूर होती ताकि उसका झुकाव डॉक्टरी की तरफ रहे। रोहिणी भी पढ़ने में बहुत होशियार निकली। 10वीं में पूरे स्टेट में टॉप किया था। किशन जी कॉलोनी में मिठाई बांट रहे थे और साथ में ही भी कह रहे थे कि अब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर मेरे सपने पूरे करेगी। वो घर आकर प्यार से बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी डॉक्टर बनकर मेरा नाम रोशन करेगी, पर पापा मैं तो IAS अफसर बनना चाहती हूँ। जैसे ही किशन जी ने सुना, एक झटके में अपने से अलग कर दिया और कहा, नहीं तू डॉक्टर ही बनेगी। मैंने आज तक तेरी सब ख्वाहिशें पूरी की है, तो मेरा एक सपना पूरा नहीं कर सकती क्या? पर पापा मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे मार्क्स देख लीजिए, सबसे कम साइंस में ही है। जब से मैंने अपने स्कूल के फंक्शन में SDM सर को देखा है, तब से ही उनके पद और प्रतिष्ठा से प्रभावित हुई हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। पर बेटा IAS अफसर तो तुम मेडिकल रख कर भी बन सकती हो। बहुत से अफसर हैं जो मेडिकल लाइन में ही IAS बने हैं। और रही पद और प्रतिष्ठा की बात, तो बेटा जितना सम्मान डॉक्टर के प्रोफेशन में है उतना कहीं नहीं है। मेरी बात मान ले। किशन जी ने आखिरी बार मनुहार करते हुए कहा। पर रोहिणी ने सीधा सपाट उत्तर दे दिया, मैं साइंस नहीं रखूंगी, मुझे आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। IAS का पेपर क्वालिफाई करने के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा मायने रखते हैं। आप मुझे साइंस रखने के लिए दबाव न बनाएं। उसने +1 में आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लिए। उसके बाद से पापा ने उससे बात करना बहुत कम कर दिया था। रोहिणी ने सोचा कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ ना हुआ। उसके बाद रोहिणी ने +1 और +2 में फिर टॉप किया, पर इस बार किशन जी ने कोई मिठाई नहीं बांटी। कहा, आज भी कोई पढ़ने की चीज है, ये सब्जेक्ट तो नालायक बच्चे लेते हैं। पर रोहिणी ने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अच्छे नंबरों से कॉलेज पास कर लिया। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने सोचा 1 साल कोचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरी तैयारी से एग्जाम दूंगी। पर पापा ने मना कर दिया। उस साल उसने बिना कोचिंग के ही एग्जाम दिया, पर थोड़े नंबरों से रह गई। घर से इस पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट तो नहीं मिलता था, अतः उसने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करने की सोची। उन्होंने सलाह दी कि तुम मास्टर्स करो, साथ में कोचिंग की हेल्प ले सकती हो, अन्यथा ऑनलाइन
ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जिनसे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। इस बार रोहिणी ने कोचिंग के लिए बात की तो पापा ने कहा इस शहर से बाहर नहीं भेजूंगा, यहीं से कर ले। रोहिणी मान गई। एमए के साथ कोचिंग भी जाने लगी। एमए में उसकी मुलाकात अविनाश से हुई। वो भी आईएएस बनना चाहता था। अब दोनों कोचिंग और क्लासेस में साथ साथ पढ़ने लगे। उस साल दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। रोहिणी बहुत खुश हुई। घर जाकर मम्मी पापा के गले लग गई। मम्मी तो बहुत खुश हो गई, पर पापा ने इतना ही कहा, हाँ ठीक है, प्रीलिम्स बहुतों का क्लियर होता है, मेंस और इंटरव्यू निकले तब खुश होना, वो भी हो जाएगा पापा, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। रोहिणी ने भाव विभोर होकर कहा। उसने मेंस के लिए दिन रात एक कर दिया और उसे भी क्लियर कर लिया। अविनाश का भी मेंस क्लियर हो गया। दोनों बहुत खुश थे। उस दिन रोहिणी ने उससे अपने मन की बात कर दी। अविनाश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे? अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस एक बार यूपीएससी क्लियर कर लूं, मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूंगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। एग्जाम का रिजल्ट आया। अविनाश का क्लियर हो गया था। आईआरएस पद मिला था उसे, पर रोहिणी का नहीं हो पाया। थोड़े से नंबर की वजह से रह गई। उसे बहुत दुख हुआ, पर अविनाश के लिए खुश थी। घर पर जब रिजल्ट बताया तो पापा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आईएएस हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी बात मानी होती तो अब तक एमबीबीएस कर चुकी होती। माँ ने भी कुछ खास नहीं कहा। बेचारी दिन भर अकेली कमरे में रोती रही। अविनाश ने उसे हिम्मत दी, तुम टेंशन मत लो, अगली बार पक्का हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह किशन जी ने सावित्री जी से कहा, आज रोहिणी को तैयार होने के लिए कह देना, मेरा दोस्त, उसकी पत्नी और बेटा उसे देखने आ रहे हैं। उसका बेटा मैनेजर की पोस्ट पर है और घर भी इसी शहर में है। रोहिणी की तस्वीर देखते ही उसने हाँ कर दी थी। आज शगुन डालने आ रहे हैं। इतना सुनते ही रोहिणी पापा के पास आ गई और कहने लगी, मैं अविनाश से प्यार करती हूँ पापा, और उसी से शादी करूंगी। तड़ाक एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो ठगी सी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे और एकटक पापा की तरफ देखे जा रही थी। आज जिंदगी में पहली बार किशन जी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। किशन जी चिल्लाकर बोले, इसीलिए इस साहबजादी का पेपर क्लियर नहीं हुआ। प्यार के गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म समझी। पापा अपना फरमान सुनाकर अपने कमरे में चले गए। रोहिणी बहुत देर तक रोती रही। शाम को पापा के दोस्त की फैमिली उसे देखने आई। जैसे ही रोहिणी लड़के से अकेले में मिली, उसने सारी बात साफ साफ कह दी। वो लोग बिना कुछ कहे ही चले गए और घर जाकर रिश्ते के लिए मना कर दिया। ये सुनकर तो किशन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहने लगे, तुमने मेरे दोस्त को दिया वादा तुड़वा दिया, उसकी आंखों में मेरी छवि खराब कर दी। जिससे शादी करनी है करो, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। वो औलाद ही क्या जो माँ बाप की एक ना सुने। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुमने हर बार मेरी उम्मीदों पर पानी बहाया है। तुम वो कभी हासिल नहीं कर पाओगी जो सोचा है। रोहिणी अवाक रह गई थी पापा की बात सुनकर। अपनी संतान के लिए इतनी नफरत वो समझ नहीं पाई। उसके बाद से पापा ने बात करना ही बंद कर दिया था। सावित्री जी भी रोहिणी के इस फैसले से खुश नहीं थी। सारी बातें अविनाश को बताई। उसने धीरज बंधाया। कुछ दिन बाद अविनाश अपने परिवार के साथ उसके घर रिश्ते की बात करने आया। किशन जी और सावित्री जी ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, बस हाँ हूँ करते रहे। 1 महीने के अंदर ही अविनाश और रोहिणी की शादी हो गई। रोहिणी सोचने लगी, अब उनसे दूर रहूंगी तो शायद नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस बार रोहिणी ने जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी की। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर भी हो गए। अब बस इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार था। वो बेचैनी से घर में इधर उधर घूम रही थी। उसकी सास उसे धीरज बंधा रही थी। तभी बाहर गाड़ी आकर रुकी। अविनाश मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए अंदर आया। आते ही उसने रोहिणी को कमर से उठा लिया। मुबारक हो आईएएस साहिबा, आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, तुम्हें आईएएस की पोस्ट मिली है। इतना सुनते ही खुशी से रोहिणी अविनाश को
चूम लेती है। सास भी बहुत खुश हुई, सर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दे दिए। अविनाश ने कहा, अपने मम्मी पापा को भी रिजल्ट बता दो, फोन कर लो उन्हें। अविनाश ने कहा, नहीं अविनाश, ये बात मैं खुद जाकर उन्हें बताऊंगी। इतना कहकर रोहिणी गाड़ी लेकर अपने मायके की तरफ चल दी। घंटी बजाने पर जैसे ही दरवाजा खुला, रोहिणी माँ से लिपट गई। माँ, मैं आईएएस अफसर बन गई, मेरा सपना पूरा हो गया। माँ बहुत खुश हुई। तभी पापा अपने कमरे से निकल कर आए। रोहिणी उनसे भी बच्चों की तरह लिपटकर चहकती हुई बोली, पापा पापा, मेरा सपना पूरा हो गया, मैं अफसर बन गई। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी किशन जी खुश नहीं हुए। बस इतना कहा, अच्छी बात है, पर डॉक्टर बनती तो ज्यादा खुशी होती। रोहिणी बस देखती रह गई। पापा, अभी तक आप उसी बात पर अटके हैं। डॉक्टर बनना मेरा सपना नहीं था, मैं तो शुरू से ही आईएएस बनना चाहती थी। हाँ तो बन गई ना, अब क्या सैल्यूट करूं तुझे? किशन जी गुस्से से बोले, नहीं पापा, मैं तो आपको अपनी खुशियों में शामिल करने आई थी। अरे नहीं होना शामिल, नहीं है तू मेरी बेटी, अगर होती तो मेरे सपने जरूर पूरे करती, पर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। चली जा यहाँ से। किशन जी गुस्से में हांफते हुए बोले। रोहिणी रोते हुए घर से निकल गई। उसकी गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। रोहिणी के जाते ही सावित्री जी किशन जी पर टूट पड़ी और कहा, माना उसने सारी जिंदगी अपनी मनमानी की है, फिर भी वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के सपने में होता है, पर हासिल किसी किसी को होता है। अपनी मर्जी से शादी की तो हीरा ही ढूंढा है उसने, हर बार हमारा सर गर्व से ऊंचा ही किया है, पर आपको उससे पता नहीं क्या चाहिए। इधर अविनाश ने रोहिणी को फोन किया। रोहिणी फोन को स्पीकर पर डालकर जार जार रोने लगी। अविनाश, क्या गलती है मेरी? इतनी बड़ी अचीवमेंट पर भी पापा खुश नहीं हुए, कहते हैं तू मेरी औलाद नहीं हो सकती, मैं क्या करूं? रोहिणी बेतहाशा रोए जा रही थी। अविनाश रोहिणी को समझाता है, रोहिणी आवेश में गाड़ी मत चलाओ, साइड पर कहीं लगा लो, शांत हो जाओ, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। तभी तेज हॉर्न की आवाज के साथ रोहिणी की चीख सुनाई दी। अविनाश! अविनाश सुन्न हो गया। फोन कट गया था। उसने फिर कोशिश की, पर रोहिणी का फोन नहीं लग रहा था। वो रोहिणी के घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद किसी अनजान नंबर से फोन आया। जी हाँ, एक लेडी है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप वहीं आ जाइए। अविनाश ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक रोहिणी को ओटी में लेकर जा चुके थे। अविनाश ने वहीं से किशन जी और अपने मम्मी पापा को एक्सीडेंट की बात बताई। थोड़ी देर में ही सब हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर निकले और अविनाश से कहा, सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, आंतरिक चोटें बहुत आई हैं, अगले 4 से 5 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। सभी आईसीयू की तरफ भागे। रोहिणी पट्टियों में लिपटी हुई थी। ऐसी हालत देख किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब एक एक बात याद आ रही थी जो उन्होंने गुस्से में बोली थी। सोचने लगे, शायद मेरी बद्दुआ लग गई मेरी बच्ची को। तभी रोहिणी ने धीरे से आंखें खोली और बोला, पापा, हाँ मेरी बच्ची, मैं यहीं पर हूँ तेरे पास। अपने पापा को माफ कर दे बेटा, मैं कभी तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, बस एक बार माफ कर दे। किशन जी रोहिणी का हाथ पकड़कर बस रोए जा रहे थे। तभी रोहिणी धीरे से बोली, आपकी दुआ कबूल हो गई पापा, आपकी बेटी होकर भी आपकी नहीं बन पाई, मुझे माफ करना। हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और रोहिणी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। अविनाश बुत सा बना खड़ा रह गया। माँ की दहाड़ों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। किशन जी अब भी उसका हाथ पकड़े हुए थे, बार बार यही दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। पर माफ करने वाली रोहिणी इस दुनिया से जा चुकी थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।